नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगोरिया और यहाँ पर मैंने आपके साथ वन स्टॉप सॉल्यूशन सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम यूपीपीसीएस 2021 का पेपर डिटेल में डिस्कशन कर रहे थे और इसके 3 पार्ट आ चुके हैं। आज है 4th पार्ट और 4th पार्ट में आज क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा पहला हमारा 76। बाकी के क्वेश्चन हम डिस्कशन कर चुके हैं। जिसने वो पार्ट नहीं देखे हैं एक बार जाकर देख ले। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 76 नंबर का कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इनका नाम पता होगा। केसी नियोगी, श्री केसी नियोगी, ये नाम आपको याद कर लेना है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे। अभी रिसेंटली 16 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया गठित किए गए हैं। किस आर्टिकल के तहत गठित किए गए हैं? आर्टिकल 280 के तहत गठित किए गए हैं। तो उनका 16 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है ये आपको पता होना चाहिए और उसके मेंबर मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 16 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है और उनके 4 मेंबर्स कौन है। एग्जाम में आ सकता है, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, बाकी मैं आपको एक पैटर्न याद कराता हूं इस क्वेश्चन के बेसिस पे कि हो सकता है ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए, क्योंकि रिसेंटली गठित किए गए 16 फाइनेंस कमीशन। तो देखिए, हम याद करते हैं कि 12, 13, 14, 15 ये फाइनेंस कमीशन के नाम क्या थे। एग्जाम में सीक्वेंस कई बार पूछ लेता है, यही पैटर्न चल रहा है हमारे एग्जाम का। तो देखिए, 12वें नंबर के क्या थे? सी रंगराजन। 13वें नंबर के कौन थे? विजय केलकर। 14वें नंबर के कौन थे? वाई.वी. रेड्डी। और 15वें नंबर के कौन थे? एन.के. सिंह। अब इनकी ट्रिक याद कर लेते हैं कि सीक्वेंस में मैं, ठीक है। तो सी रंगराजन का हमने क्या उठाया? राजा उठाया। ठीक है, विजय केलकर का हमने क्या उठाया? विजय उठाया। वाई.वी. रेड्डी का रेड्डी उठाया और एन.के. सिंह का सिंह उठाया। और हमारी ट्रिक क्या बन गई? अगर सीक्वेंस हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि राजा ने क्या किया? विजय प्राप्त कर ली। अब विजय प्राप्त कर ली तो वो रेड्डी हो गया, राजा रेड्डी हो गया और सिंह पे उसने सवारी की। तो ट्रिक क्या बनी? राजा ने विजय प्राप्त कर ली और वो रेड्डी हो गया और उसने सिंह पे सवारी की। ठीक है, तो सी रंगराजन, विजय केलकर, वाई.वी. रेड्डी, एन.के. सिंह। तो मैं 12, 13, 14, 15 का एक सीक्वेंस हमने याद कर लिया। क्यों इसलिए याद किया है? हो सकता है हमारे एग्जाम में आ जाए। तो मैं आपसे कहूंगा कि इसे आप याद कर लेना किसी भी तरीके से। हो सकता है इसी ट्रिक को अप्लाई कर लेना या बाकी कोई नई ट्रिक भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, इसके अलावा इसमें 1-2 नाम लिखे हुए हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, श्री सांथानम। तो श्री सांथानम का नाम आपने सुना होगा। सांथानम कमेटी सुनी होगी। 1962 में ये कमेटी बनी थी। अब इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना था। कब बना था? 1964 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। 1964 में ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, मतलब किसी एक्ट से नहीं बनी थी 1964 में। बट इसके लिए 2003 में एक एक्ट पारित किया गया और इसको क्या बना दिया गया? एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। इतना हम याद रखेंगे। इसके अलावा सांथन कमेटी की रिकमेंडेशन पे सीबीआई भी बना था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब सांथन कमेटी किस लिए बनी थी? ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो करप्शन को कैसे रोका जाए, इसके लिए सांथानम कमेटी का गठित किया गया था। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि 1962 में बनी थी, सीवीसी इसकी रिकमेंडेशन पे बना था 1964 में, एक्ट कब आया था? 2003 में, और इसकी रिकमेंडेशन से सीबीआई भी बना था। क्लियर? इतना सारा इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 77। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है? अगर हम खीरे को काटते हैं और उस पर नमक लगा देते हैं तो पानी बाहर आने लगता है। पानी क्यों बाहर आने लगता है? बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। तो देखिए, ऑस्मोसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आ रहा है। अभी यूपी आरओ का पेपर जो कैंसिल हुआ था उसमें भी ऑस्मोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो एक बार ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं डिटेल में। तो देखिए, ऑस्मोसिस क्या होता है, इसके लिए आपको 2-3 टर्म समझनी है। एक होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये समझना होगा ये क्या होता है। एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। तो आप बस लेमन लैंग्वेज में समझिए कि सॉल्वेंट क्या है? एक तरीके से पानी है। सॉल्यूट क्या है? एक तरीके से नमक है। और इन दोनों को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो हमने क्या जाना? सॉल्वेंट एक तरीके से पानी है और सॉल्यूट क्या है? नमक है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा ये। अब देखिए, एक सॉल्यूशन 1 है, ये सॉल्यूशन 2 है। ठीक है, अब सॉल्यूशन 1 में क्या है? नमक कम है। इधर देखिए, नमक कम है और पानी ज़्यादा है। क्या है? पानी ज़्यादा है, नमक कम है। और सॉल्यूशन 2 में क्या है? नमक ज़्यादा है, पानी कम है। ठीक है, रिलेटिव बात हो रही है। सॉल्यूशन 1 में हमने क्या जाना कि नमक कम है बट पानी ज़्यादा है। सॉल्यूशन 2 में क्या है? नमक ज़्यादा है, पानी कम है। इसका मतलब क्या हुआ? जो सॉल्यूशन 1 है वो कम सांद्र है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है। कैसा है? डाइल्यूट है, मतलब कम सांद्रता है सॉल्यूशन 1 की। और सॉल्यूशन 2 की क्या है? ज़्यादा सांद्रता है, मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। क्लियर? अब ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्वेंट मूव करता है। कौन मूव करता है? सॉल्वेंट, मतलब पानी मूव करेगा। और ऑस्मोसिस में क्या होता है? पानी की एक टेंडेंसी होती है कि वो हाई सॉल्वेंट से
लो सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा। अब देखिए यहाँ पे कहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन 1 में सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, तो यहाँ से मूव करेगा सॉल्वेंट 2 की तरफ। 2 में क्या है, पानी कम है, नमक ज़्यादा है। तो पानी की क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, ऑस्मोसिस, उसी को बोलते हैं कि सॉल्वेंट 1 से सॉल्वेंट 2 की तरफ मूव करेगा। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट 1 में पानी ज़्यादा है। क्लियर। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि सॉल्वेंट 2 से सॉल्वेंट 1 में जो मूव करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, इतना सारा प्रोसीजर आपने समझ लिया, अगर आप एग्जाम में मान लो भूल जाते हो तो आपको क्या याद रखना है, हर किसी के घर में आजकल आरओ लगा रहता है। ठीक है, आरओ में क्या होता है, जो हम पानी पीते हैं उसमें टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉल्ट, कम होता है। मतलब अगर मैं बात करूं कि जो मिनरल्स हैं उनको मैंने क्या बोला, नमक बोला था। ठीक है, वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट कम है। ठीक है, अब ये देखिए ये सॉल्यूट कहाँ से आया होगा, ये मतलब जो सॉल्यूट है ये कम है, इसका मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, जो पानी हम पी रहे हैं उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, मिनरल्स कम है, मिनरल्स मतलब नमक कम है हम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से आया होगा, ज़्यादा सॉल्यूट वाले रीजन से। ज़्यादा सॉल्यूट मतलब जहाँ पे पानी कम है और मिनरल्स ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इसका मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं और ज़्यादा सॉल्यूट वाले रीजन से कम सॉल्यूट वाले रीजन की तरफ पानी का मूवमेंट होता है। इतना हमें याद रखना है। क्लियर, तो हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 78 विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर साइट इज नॉट सिचुएटेड इन दी उत्तर प्रदेश। तो देखिए आपको पूछा गया है कि रामसर साइट उत्तर प्रदेश में कौन सी लोकेटेड नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर सरोवर। सूर सरोवर हमारे यूपी में लोकेटेड है। समास बर्ड सेंचुरी यूपी में है। सनसाई नाहर झील भी यूपी में है। बट सुरिनसार मानसार लेक ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जब भी आपको कोई भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन आए और मैप बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको कोशिश करना है खुद से मैप ड्रॉ करना है। अब देखिए ये मान लो ये मैप है यूपी का, ठीक है, मान लो क्या यूपी का ही मैप है और इसमें देखो सूर सरोवर आगरा में है। ठीक है, इसको कीठम झील भी बोलते हैं। समान कहाँ पे, समान बर्ड सेंचुरी मैनपुरी में है। तो इसको कैसे याद रखोगे कि मेन सामान लेके आओ, यहाँ से मेन उठाया और मेन सामान लेके आओ, मतलब जो इंपॉर्टेंट सामान है वो लेके आओ। तो मैनपुरी का क्या याद कर लिया हमने, समान बर्ड सेंचुरी। सरसई कहाँ पे है, इटावा में है। संडी कहाँ पे है, हरदोई में है। और पार्वती अगरा कहाँ है, गोंडा में है। पार्वती अगरा कहाँ है, गोंडा में है। बाकी 5 रामसर साइट्स और हैं, वो आपको कमेंट करके बतानी है कि बाकी कौन सी रामसर साइट बच गई हैं। क्लियर यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके अलावा आप ये और देखिए कि ये वाली याद रखना, सुरिनसार मानसार लेक जम्मू कश्मीर में है। अब आप एक चीज़ देखिए, इस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर ने यही ऑप्शन क्यों बनाया, क्योंकि देखिए सिमिलर साउंड हो रहा है, सूर, सम, सन, सूरी। तो जब भी आप कोई भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हो या कोई भी मतलब कुछ भी आप पढ़ रहे हो तो आप देखो कोई सिमिलर साउंडिंग के कोई भी अगर नाम आ रहे हैं तो उसकी अलग से बना लो। जैसे अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूँ, मौलम है, मुलिम है, सेम नाम है, कोई अरुणाचल प्रदेश में है, कोई कहीं पर है। तो ऐसे क्वेश्चन यूपी पीसीएस की आदत है पूछने की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 79, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। तो क्या होता है इसका आंसर, एल्वियोलाई क्या है, गैसियस एक्सचेंज की जो सबसे लोएस्ट यूनिट होती है जहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, उसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटी। तो देखिए रूरल कम्युनिटी में क्या होता है कि एक होमोजीनियस कम्युनिटी होती है, मतलब सब एक जैसे लोग होते हैं वहाँ पे। ठीक है, रेदर देन हेट्रोजीनियस नहीं होती। कौन सी होती है, होमोजीनियस होती है। इसका मतलब सब लोग मिलजुल के रह रहे होते हैं, एक ही जैसे लोग दिखते हैं। तो वहाँ पे वी फीलिंग होती है। वी फीलिंग मतलब हम सब एक हैं। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट होता है, एक उनकी टेरिटरी होती है, बट कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूरल कम्युनिटी में क्या नहीं होता, कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं होती। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो सेल्फ सफिशिएंसी का जो कॉन्सेप्ट है विलेज कम्युनिटी का, वो अंग्रेजों ने दिया था। अंग्रेजों ने कहा था कि भारत देश के जो विलेज हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हैं। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, अगर हम खुद से सेल्फ सफिशिएंट होंगे तो हम बाहर की कम्युनिटी से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, और जब बाहर की कम्युनिटी से इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो अंग्रेजों ने एक ऐसी थ्योरी ईजाद कर दी थी कि इंडिया के जो विलेज हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हैं। ठीक है, तो कुल मिला के उन्हें भारत देश पर राज करना था, तो कुछ ऐसा दिखाना था कि भारत एक मतलब क्लोज सोसाइटी है। विलेज क्या है, क्लोज सोसाइटी है, और वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो सेल्फ सफिशिएंट हैं। ठीक है, तो कुल मिला के इसका आंसर क्या हो गया, कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं होती रूरल कम्युनिटी में। क्या होता है, होमोजेनिटी होती है, डाइवर्सिटी नहीं होती। क्लियर। अगला क्वेश्चन, टप्पा क्लॉथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फैमिली। तो जो टप्पा क्लॉथ है
वो प्लांट से, सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, जो टप्पा क्लॉथ है वो कहाँ से ऑरिजिनेट किया जाता है, प्लांट से, प्लांट की छाल से, बार्क से ऑरिजिनेट किया जाता है, ठीक है। और ये आप मलबरी से भी ऑब्टेन कर सकते हो, मोरेसी से भी ऑब्टेन कर सकते हो, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये आंसर नहीं आता होगा। जो भी इस एग्जाम को देने गया होगा 2021 में, उसको ये क्वेश्चन नहीं आता होगा 100%। बट इस क्वेश्चन को आपको अगर अटेम्प्ट करना है तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? देखिए, मैंने आपको कई बार बताया, आप अगर कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो, आपको कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। तो यहाँ पे देखिए सेम नाम से शुरू हो रहा है, ठीक है, मोरेसी और मालवेसी, तो आपको कोई एक इसमें से टिक करना है। इन दोनों को तो बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है, इन दोनों में से कोई एक आप टिक करके आओगे, ठीक है। अब देखिए, ये वाला जो क्लॉथ है, टप्पा क्लॉथ, ये कहाँ पे मिलता है? जो पैसिफिक आइलैंड के कंट्री होते हैं वहाँ पे एक पेड़ होता है, मतलब पेड़ क्या, कई जैसे मलबरी का पेड़ है या मोरेसी का पेड़ है, उनकी छाल से इसको बनाते हैं, ठीक है। इसको कप्पा क्लॉथ भी बोलते हैं, न्यूजीलैंड के आसपास के आइलैंड में कप्पा क्लॉथ या टप्पा क्लॉथ। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन से एक्ट से पोर्टफोलियो सिस्टम आया था? कौन से एक्ट से पोर्टफोलियो सिस्टम आया था? तो पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है कि बेसिकली गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें क्या करते हैं कि एक डिपार्टमेंट को असाइन कर दिया किसी मेंबर को, या मल्टीपल डिपार्टमेंट को असाइन कर दिया, इसी को हम क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं। ये अंग्रेजों ने कब, किस एक्ट से स्टार्ट किया था? 1861 के एक्ट से स्टार्ट किया था। किससे याद रखेंगे हम? 1861 के एक्ट से। तो यहाँ पे 1861 का एक्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी चाहिए। देखिए, 1861 के एक्ट से क्या स्टार्ट किया गया था? डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मद्रास और बॉम्बे की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वहाँ उनको जो लेजिस्लेटिव पावर दी गई थी उसको रिस्टोर कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन से एक्ट से मद्रास और बॉम्बे की लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया गया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। और 1861 से उसको रिस्टोर कर दिया गया था। इसका मतलब कोलकाता के पास भी, मद्रास के पास भी और बॉम्बे, तीनों के पास अब लेजिस्लेटिव पावर आ गई थी। इसलिए कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को 1861 ने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद पोर्टफोलियो सिस्टम में आपको बता ही चुका हूं कि किसी एक मेंबर के पास हम एक डिपार्टमेंट या कई डिपार्टमेंट को असाइन कर देते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं। इसी के साथ साथ 1861 में और क्या बात की गई थी कि ऑर्डिनेंस की बात की गई थी कि ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। तो इसकी एक ट्रिक बना लेते हैं। अगर एग्जाम में मान लो कभी मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि 1861 पे अपनी राय व्यक्त करिए, तो आपको प्रोसेस पता हो, मतलब उसके फीचर्स पता होने चाहिए 1861 के। तो पीओडी कर लीजिए या डीओपी कर लीजिए। डी से डिसेंट्रलाइजेशन, ओ से ऑर्डिनेंस, पी से पोर्टफोलियो। इसके अलावा और भी थे, बट हमें एटलीस्ट 2-3 फीचर्स तो याद रखनी है। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देखिए इसमें क्या किया गया था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट बनाई गई थी, ठीक है। इसके अलावा इस एक्ट को एक नाम से और जानते हैं, क्या आपको पता है? एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस किस एक्ट को बोला जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को भूलना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या बात की गई थी इंपॉर्टेंट? कि बजट पर डिस्कशन हो सकता है और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये मेन फीचर्स आपको एटलीस्ट पढ़ने हैं। ये रिपीटेड थीम है, याद रखना, हर साल एक्ट से एक क्वेश्चन आता है, तो आप इसको डिटेल में तैयार करेंगे, ठीक है। 82 क्वेश्चन से आप थीम को भी ड्राइव कर सकते हैं कि इस थीम पे रिपीटेड क्वेश्चन आता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमें सारे एक्ट अच्छे से पढ़कर जाने हैं। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 83 क्वेश्चन में क्या बात की गई है? एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखिए, आजकल बहुत चलन चल गया है कि एसर्शन रीजन के क्वेश्चन पूछने का। तो आपको मैंने कई बार तरीका बताया कि सबसे पहले आप एसर्शन पढ़िए, फिर रीजन पढ़िए। अगर इसमें से कोई एक गलत हो गया तो इजीली आपका आंसर आ गया। अगर मान लो दोनों सही हैं तो फिर क्या होगा? आपको बीच में बिकॉज लगा देना है। क्या करना है? बिकॉज लगा देना है, ठीक है। और फिर एसर्शन, पहले एसर्शन पढ़ना है, फिर बिकॉज पढ़ना है, फिर रीजन पढ़ना है। फिर देखिए क्या पूरा स्टेटमेंट सही हो रहा है। अगर पूरा स्टेटमेंट सही हो रहा है तो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो नॉट करेक्ट एक्सप्लेन है। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इकोसिस्टम के जो वेरियस कंपोनेंट होते हैं वो इंटरडिपेंडेंट नहीं होते। भाई ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। इकोसिस्टम में जितने भी कंपोनेंट हैं वो सारे डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली आंसर आ गया कि दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, एसर्शन गलत है। तो आंसर क्या हो गया? ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। क्लियर? आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इन उत्तर प्रदेश वर इंट्रोड्यूस इन दी बजट 2021-22। तो देखिए बजट 2021-22 में कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी। तो देखिए अब हमें ये नहीं पढ़ना कि कौन कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी, बट हमें एक पैटर्न बना लेना है। क्या बना लेना है? पैटर्न बना लेना है। अब पैटर्न क्या है ये समझ लेते हैं। अभी रिसेंटली जो मैंने बजट की वीडियो कराई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो जो नई स्कीम लॉन्च की गई है वो आपको याद रखनी है। कुछ मैं अभी बता देता हूँ। जैसे देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 स्कीम लॉन्च की गई हैं, याद रखना। स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड यूपी एग्रीकल्चर स्कीम, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एंड ऑटोमेटिक रेन गॉज स्कीम। ये 3 स्कीम लॉन्च की गई हैं एग्रीकल्चर में। एक और लॉन्च की गई है, आगे भी बताता हूं। तो सबसे पहले अगर इस साल क्वेश्चन आ जाए 24 में कि यूपी के बजट में कौन कौन सी नई स्कीम लॉन्च की गई हैं, तो 3 तो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। एक और अभी मैं बताता हूं, और बाकी आपको और कौन सी पता है वो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और सेम क्वेश्चन पूछा गया था तो इस पर हमने एक पैटर्न बना लिया कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 स्कीम लॉन्च की गई हैं। तो देखिए एक ये स्कीम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। क्या है? मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। ये भी बजट में नई स्कीम लॉन्च की गई थी और इसको पहले बुंदेलखंड एरिया में लॉन्च किया गया था, अब पूरे स्टेट में लॉन्च कर दिया गया है। और इसका बजट कितना कर दिया गया? 350 करोड़। अब देखिए इसका मेन एम क्या है कि सोलर फेंस लगाए जाएंगे। नाम से ही पता लग रहा है खेत की सुरक्षा करेंगे, तो सोलर फेंस लगाए जाएंगे। उसमें क्या होगा? 12 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी होगी, मतलब माइल्ड इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगेगा अगर कोई एनिमल उस तार से टकराता है। माइल्ड शॉक लगेगा, एनिमल को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और खेत की सुरक्षा भी हो जाएगी। तो 12 वोल्ट याद रखना है, सोलर फेंस लगाए जाएंगे, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, और सारे स्टेट में इंप्लीमेंट कर दी गई है और 350 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है। इतना हम याद रखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से जब भी हम पेपर को एनालाइज करें तो हम देख लें कि क्या क्या क्वेश्चन से पैटर्न बन रहा है और क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए ये वाटरफॉल का क्वेश्चन है। अब देखिए वाटरफॉल एक रिपीटेड पैटर्न है, तो आपको अच्छे से तैयार करना है वाटरफॉल के वाले टॉपिक को। आपको क्या करना है? एक ब्लैंक मैप बनाना है यूपी का, और उसमें जो जो वाटरफॉल आप पढ़ रहे हो उस पूरे मैप पे आप बना दोगे, ठीक है। कुछ कुछ मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए पहले जो लिखे हैं उन्हीं को याद कर लेते हैं। हुंडरू वाटरफॉल। हुंडरू वाटरफॉल कहाँ पे है? सुबन रेखा रिवर पे। कहाँ पे? सुबन रेखा, याद रखेंगे। हुंडरू वाटरफॉल कहाँ पर है? सुबन रेखा रिवर पे, ठीक है। उसके बाद चचाई वाटरफॉल कहाँ पे है? बीहड़ रिवर पे। तो कैसे याद रखोगे? चाचा जी कहाँ खो गए? बीहड़ में खो गए, ठीक है। बीहड़ मतलब जंगल होता है, चंबल वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? बीहड़ भी बोलते हैं। तो चाचा जी कहाँ पे खो गए? बीहड़ में खो गए। तो चचाई वाटरफॉल कहाँ पे है? बीहड़ रिवर पे है, ठीक है। उसके बाद आ गए धुआंधार वाटरफॉल। ये कहाँ पे है? नर्मदा रिवर पे, ये आप लोगों को याद रहता होगा। उसके बाद अगला है बुद्धगढ़ वाटरफॉल। बुद्धगढ़ वाटरफॉल कांची रिवर पे है? नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, ये है बुरहा रिवर पर। कहाँ पे? बुरहा रिवर पर। और बुरहा रिवर कहाँ पे? झारखंड। तो हमने 4 वाटरफॉल तो याद कर लिए। हुंडरू, सुबनरेखा, चचाई, चाचा बीहड़ में खो गए, धुआंधार फॉल ये कहाँ है? नर्मदा रिवर पे, और बुद्धगढ़ फॉल कहाँ पे? बुरहा रिवर पे। तो बुद्धा बुरहा ऐसे नाम याद हो गया, झारखंड में है, ठीक है। इसके अलावा 2-3 वाटरफॉल और मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। बाकी आप इस टॉपिक को डिटेल में तैयार करना, क्योंकि इससे हर साल एक क्वेश्चन आता है। दूध सागर वाटरफॉल ये मांडवी रिवर पर है, गोवा में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। मांडोवी रिवर पर है, गोवा में। इसके अलावा गोकक वाटरफॉल कहाँ पे है? घाट प्रवाह रिवर में, कर्नाटक पे। गोकक कहाँ पे है? घाट प्रवाह। तो घाट पे जाते हैं तो हमसे कहा जाता है जाओ गो, घाट पे क्या? गो, तो घाट प्रवाह रिवर। और बुद्धगढ़ वाटरफॉल को हम लॉर्ड वाटरफॉल भी बोलते हैं। तो इतने वाटरफॉल हमने याद कर लिए 6-7। बाकी इसको डिटेल में करना है। एक मैंने आपको बताया एक्ट वाला टॉपिक आपको डिटेल में करना है, वाटरफॉल वाला टॉपिक डिटेल में करना है। देखिए इसी तरीके से पेपर को एनालाइज किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें रिपीट हो रही हैं। जैसे स्कीम वाला हमने पैटर्न देखा, अगर इस साल पूछ लेगा तो हम गलत नहीं करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। अब देखिए 86 में नॉट पूछा हुआ है। नॉट हमेशा हमें ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो विनेगार में कौन सा एसिड होता है? एक्टिक एसिड, ठीक है। बोन्स में क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। जो हमारा दूध खट्टा हो जाता है वो नाइट्रिक एसिड की वजह से नहीं भाई, लैक्टिक एसिड की वजह से। ये सबको पता होता है, बट अगर लैक्टोज लिखा आ जाए तो काट देना, लैक्टिक एसिड सही है, ठीक है। लैक्टोज गलत हो जाएगा, लैक्टिक एसिड सही होगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? HCl, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या H2SO4 वगैरह लिख देते हैं तो वो गलत होगा। तो विनेगार में एक्टिक एसिड, बोन्स में कैल्शियम फॉस्फेट,
खट्टा दूध क्यों हो जाता है? लैक्टिक एसिड की वजह से, और गैस्ट्रिक जूस में HCl होता है, याद रखना, भूलना नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 87। देखिए माउंटेन वाला क्वेश्चन है। फिर मैंने आपको तरीका बताया कि पूरा मैप बनाइए, वर्ल्ड का मैप ले लीजिए, ब्लैंक मैप, एक बुकलेट ही परचेज कर लीजिए, मैं कई बार कह चुका हूं, जिसमें इंडिया का फिजिकल पॉलिटिकल, वर्ल्ड का फिजिकल पॉलिटिकल हो। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, अगर माउंटेन का है, रिवर का है, प्लेटू का है, तो उसको मैप में ड्रॉ करिए। इसके लिए एक आपके पास प्रॉपर मैप होना चाहिए वोल्केनिक माउंटेन के लिए। वर्ल्ड के जितने भी वोल्केनिक माउंटेन है, जब भी पढ़ो उसमें लोकेट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए माउंट रेनियर कहां पे है? यूएसए में है, इसे याद कर लेना। कैसे याद रखोगे? यूएसए में बारिश बहुत हो रही है, इतना याद रखिए, बस दिमाग में एक दो बार बोल लीजिए, यूएसए में बारिश हो रही है, बारिश मतलब रेन, ठीक है। माउंट इटना इटली में याद रहता है। माउंट पेरिक्यूटाइन ये मैक्सिको में है। इसको एक तरीका बता देता हूं। देखिए मैक्सिको मतलब एक मैक्सी एक वस्त्र होता है जिसे लेडीज पहनती हैं, तो यहां पे किसने पहना है? परी ने पहना है। तो हमने क्या याद किया? पेरिक्यूटाइन का मैक्सिको, परी ने क्या पहनी है? मैक्सी पहनी है, ठीक है। माउंट अपो कहां पर है? ये हमारा फिलीपींस में है। माउंट अपो हम याद रखेंगे फिलीपींस में। तो कैसे याद रखेंगे? फिलीपींस के लोग कह रहे हैं हम तो अप्पे खाएंगे। क्या खाएंगे? अप्पे खाएंगे। तो अपो से अप्पे और फिलीपींस, क्लियर। तो इसके बाद आप अरेंज कर लेना, 20 का आंसर हो गया, ठीक है। तो रेनियर यूएसए में बारिश बहुत हो रही है, फिलीपींस के लोग कह रहे हैं हम अप्पे खाएंगे। मैक्सी किसने पहनी है? परी ने पहनी है। माउंट इटना इटली, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 88। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी? तो देखिए एलपीजी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? ब्यूटेन। दूसरा आपको बताना है, इसमें देखो मैथेन नहीं होता, लोग मैथेन टिक करके आ जाते हैं। ब्यूटेन के साथ साथ एक गैस और होती है, वो आपको कमेंट करके बताना है। देखिए जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको बताने जरूर है, तभी इस सीरीज को कंटिन्यू रखने का फायदा है कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन गंगा रिवर बेसिन? देखिए इंडिया गंगा रिवर बेसिन का पार्ट पुनपुन रिवर है, जलांगी रिवर है, अजॉय रिवर है, बट जोंक रिवर नहीं है। जोंक किसकी ट्रिब्यूटरी है? महानदी की ट्रिब्यूटरी है। महानदी की और भी ट्रिब्यूटरी है, जैसे हसदेओ है, HASDEO, मंद है। और ये देखिए रिवर की रिपीटेड थीम है, हर साल गंगा रिवर सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको अच्छे से तैयार करना है। कभी प्रयाग से रिलेटेड पूछ लेगा, कभी ट्रिब्यूटरी पूछ लेगा, कभी कुछ पूछ लेगा, तो आपको गंगा रिवर सिस्टम को अच्छे से तैयार करना है। तो हमने यहाँ 3 पैटर्न देख लिए, एक एक्ट वाला देख लिया, एक रिवर वाला देख लिया, तीसरा आप कमेंट करके बताना मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज, ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर में एक्सप्रेस किया जाता है, इसे आप याद कर लेना, मिलीग्राम पर डेसीलीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। यहीं आपके लिए फिर एक क्वेश्चन निकल के आता है कि जो हम ओशन में सैलिनिटी को नापते हैं तो किस यूनिट में नापते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है कि ओशन में जो सैलिनिटी नापी जाती है किस यूनिट में नापी जाती है। इसके अलावा देखिए जो रिवर का कॉन्सेप्ट है, मतलब रिवर का क्वेश्चन है, उसके लिए एक NCERT सजेस्ट किया मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे। मैंने एक तरीका भी बताया था जिसमें मैंने रिवर और उसके ओरिजिन के लिए एक वीडियो आपको सेंड की थी बना के, ठीक है ना। मतलब जो लोग मेंटरशिप ग्रुप में हैं उन्होंने उसको देखा होगा। तो उस मैंने बताया था कि आपको रिवर के लिए उस NCERT के उस चैप्टर को खुद से पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि उसी चैप्टर से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे पिछले साल एक क्वेश्चन आ गया था कि जो रामगंगा रिवर है वो कन्नौज में आके मिलती है गंगा रिवर से, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एक, वो NCERT में लिखा हुआ था। तो गंगा रिवर की जो रिवर और की जो NCERT है रिवर सिस्टम की, वो आपको पढ़नी है, ठीक है। उसका एक चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी में, वो आपको क्लियर पढ़ना है, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारस आजीविका मेला 2021 कहाँ पे आयोजित किया गया? नोएडा में। 2021 का न्यूज़ है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट आयोजित कराती है। इसमें क्या होता है कि वुमेन के लेड जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को शो करते हैं, ठीक है। एक मार्केट टाइप का लगता है, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को शो किया जाता है। तो इससे क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट होता है। उनके प्रोडक्ट के लिए, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के प्रोडक्ट के लिए उनको मार्केट मिल जाता है। स्पेशली जो भी आर्टिजन्स वगैरह होते हैं उनके लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो सारस आजीविका मेला नोएडा में हुआ था 2021 का। आगे चलते हैं। नाबो एंड कांटो प्लेन, ठीक है। नोबी एंड कांतो मैदान कहाँ पर है? जापान में। अब देखिए ये क्वेश्चन हवा से उठ के नहीं आया है, मतलब ऐसे यूपी PCS ने नहीं पूछ लिया, इसके पीछे एक लॉजिक है। अब आप लॉजिक सोचिए, देखिए जब ये PCS का पेपर हुआ था हमारा 2021 का, उस समय ना टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे थे, ठीक है। जब टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे थे 2020 के, 2021 में हुए थे कोविड की वजह से, तो इसीलिए जापान में हुए थे, तो जापान से रिलेटेड एक क्वेश्चन उनको पूछना ही पूछना था, तो उन्होंने ये पूछ लिया। बाकी जापान के आइलैंड वगैरह मैं कई बार बता चुका हूँ, आपको याद रखने हैं, बड़े से छोटा याद रखना है, नॉर्थ से साउथ याद रखना है। अब देखिए पेरिस ओलंपिक्स चल रहे हैं फ्रांस में, तो फ्रांस की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं वो आप याद कर लीजिए। फ्रांस के मैं माउंटेन्स आपको बता चुका हूँ, यूरोप के वो माउंटेन्स आपको याद होनी चाहिए, जैसे सीन रिवर है, लॉरी रिवर है।
तो और भी रिवर हैं फ्रांस की, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फ्रांस के जो भी माउंटेन है वो पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री में फ्रांस से रिलेटेड कुछ भी पढ़ते हो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे मुझे एक याद आता है, एक ट्रैवलर था ट्रेवनियर, ट्रेवनियर जो डायमंड मर्चेंट था वो फ्रांस से आया था। तो हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ ले। एक बार यूपीएससी भी पूछ चुका है कि डायमंड मर्चेंट का नाम क्या था, तो क्या नाम था, ट्रेवनियर नाम था, ठीक है। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो हमें जब भी पेपर हम कोई भी एनालाइज कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल ये कब लॉन्च किया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का कोई मतलब ये पीआईबी में दिया हुआ था उस समय बहुत ज़्यादा, तो इसलिए पूछा गया है। तो इसके बेसिस पे हम कुछ पैटर्न निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए पैटर्न क्या है मैं आपको एक बार बताता हूँ। अगर मैं पूछूं 22 जनवरी न्यूज़ क्यों है, 22 जनवरी की जो डेट है इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, मैं नहीं बताऊंगा। 1 जनवरी 2024 क्यों न्यूज़ है, ब्रिक्स में 5 कंट्री ऐड हो गए थे, ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं, याद रखना 1 जनवरी को ऐड हुए थे। सऊदी अरेबिया थोड़ा लेट हुआ था बट 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में कंट्री ऐड हुए थे, ठीक है। इसके अलावा 31 अक्टूबर 2025 क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई बता सकता है? कमेंट करके आप बताना। चलो मैं ही बता देता हूं, फाइनेंस कमीशन को रिपोर्ट सबमिट करनी है 31 अक्टूबर 2025 तक, ये याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसी तरीके से हमको पढ़ना है कि अगर वो मंथ पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है, तो इस साल के लिए कौन सी मंथ, कौन सा डेट, कौन सा ईयर इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 94 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की आज़ादी के अमृत महोत्सव के टाइम पे जो बर्थ एनिवर्सरी थी शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की, उनके लिए क्या किया गया है, मतलब विच मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेटेड द, अच्छा शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कहाँ पे किया गया? शाहजहाँपुर में सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इनका जन्म शाहजहाँपुर में हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म, ठीक है। अब ये किस केस से एसोसिएटेड थे? काकोरी कांड से एसोसिएटेड थे, ठीक है। काकोरी कांड से एसोसिएटेड थे। इसका नाम चेंज कर दिया गया काकोरी ट्रेन एक्शन, याद रखना काकोरी ट्रेन एक्शन, और ये कब हुआ था? 9 अगस्त 2025 को, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए और भी ऑप्शंस हैं, एक बार डिटेल में करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि बिस्मिल साहब को फांसी कहाँ पे दी गई थी, तो याद रखना गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। काकोरी कांड से रिलेटेड ये एसोसिएटेड थे और इनको फांसी कहाँ पे दी गई थी? गोरखपुर जेल में। और इससे काकोरी कांड से और भी लोग थे, अशफाक उल्ला खां थे, इनको फैजाबाद जेल में, और ठाकुर रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद जेल में। ये तीनों याद रखना एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। बिस्मिल साहब को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, ठाकुर रोशन सिंह को नैनी जेल में, और राजेंद्र नाथ लहरी को गोंडा में। तो ये चारों याद रखेंगे, भूलना नहीं है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बिस्मिल साहब को कहाँ हुई थी? गोरखपुर में, ठीक है। अशफाक उल्ला साहब को फैजाबाद में, तो इनका एफ उठा लीजिए और फैजाबाद याद कर लीजिए, कोई एटलीस्ट 1-2 याद कर लीजिए। ठाकुर रोशन सिंह को कहाँ हुई? इलाहाबाद में, तो ठाकुर रोशन सिंह को संगम पे आके क्या मिली? रोशनी मिली। तो ऐसे करके आपको याद रखना है, संगम पे आके रोशनी मिली, संगम कहाँ पे? इलाहाबाद में, ठीक है। और लहरी साहब को गोंडा में मिली। क्लियर, इतना याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे रामपुर लिखा हुआ है, चौरी चौरा लिखा हुआ है, बलिया लिखा हुआ है। तो देखिए इन तीनों के बारे में छोटी छोटी डिटेल हमको पता होनी चाहिए। बलिया में चित्तू पांडे ने सरकार बनाई थी, आपको पता होगा, ठीक है। अब यहीं 1942 में सरकार बनाई थी, ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लीजिए, चित्तू पांडे ने बनाई थी, ठीक है। अब एक सरकार और बनी थी जो सबसे लॉन्गेस्ट थी, प्रति सरकार। क्या थी? प्रति सरकार। ये कहाँ बनी थी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। कई बार पूछ लेता है कि सबसे लॉन्गेस्ट सरकार 1942 में, पैरेलल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी 1942 में। तो लॉन्गेस्ट कौन सी थी वो नाम बताना है और कहाँ बनी थी ये बताना है आपको, ठीक है। रामपुर क्यों? रामपुर में आपको पता होगा फर्स्ट अमृत सरोवर बना था, पूरे इंडिया का फर्स्ट अमृत सरोवर कहाँ पे बना था? रामपुर में बना था। चौरी चौरा की डेट आपको पता ही है, 4 फरवरी 1922, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा चौरी चौरा कहाँ पर है आपको कमेंट करके बताना है, यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन थे? सर विलियम जोन्स। सबको याद रहता है, आप भी याद करिए, सर विलियम जोन्स, ठीक है। इसके अलावा कब बनी थी ये? 1784 में, भूलना नहीं है, 1784 में बनी थी। अब देखिए इसके ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं। चलो ऑप्शन को एनालाइज करने से पहले आप ये जानिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। ये अधिकतर बुक्स में नहीं रहता है, आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 में बनी थी। किसने बनाई थी? जेम्स मैकटेनोश ने बनाई थी, याद रखेंगे, MACK
MACKTINOSH, मैक्टिनोश ने बनाई थी। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जोनाथन डंकन का नाम लिखा हुआ है, तो इन्होंने क्या किया था, संस्कृत कॉलेज बनाया था। क्या, संस्कृत कॉलेज बनाया था 1791 में बनारस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर 1-2 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट होता है। जोनाथन डंकन ने क्या किया, संस्कृत कॉलेज बनाया बनारस में। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, जोनाथन डंकन ने बनारस में क्या बजाया, डंका, संस्कृत का डंका बजा दिया। ठीक है, कुछ भी तरीका बना लो कि याद हो जाए। ठीक है, किसका डंका, संस्कृत का डंका। कहाँ पे, बनारस में। कब, 1791 में। ठीक है, बॉम्बे वाली कब बनी, 1804 में, 1784 में। ठीक है, विलियम बेंटिंक के बारे में आपको पता ही है, वॉरेन हॉस्टिंग आप लोग बहुत पढ़ते हो। यहीं पे आपके लिए क्वेश्चन है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, ये आपको बताना है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेट जीरो से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, नेट जीरो से। तो देखिए, नेट जीरो का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप समझिए, किसी भी कंटेक्स्ट में बात हो रही है। ठीक है, नेट जीरो का मतलब क्या है कि आप जितना भी कार्बन एमिट कर रहे हो और उतना ही एब्जॉर्ब कर लो, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेट जीरो एमिशन बोलते हैं। बट यहाँ पे क्या कर रहा है पहला स्टेटमेंट, कि हमने अपने एमिशन को जीरो कर देंगे 2050 तक, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेट जीरो का मतलब क्या है कि हम कार्बन तो एमिट करेंगे बट उतना ही हम टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ये है नेट जीरो का मतलब। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये कह रहा है कि हम अपना एमिशन ही बिल्कुल जीरो कर देंगे, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा जो मैं बता रहा हूँ वो बात कह रहा है कि हम जितना कंपनसेट कर देंगे एब्जॉर्ब करके जितना हम एमिट कर रहे हैं, तो बी आंसर इसका सही हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 97 क्वेश्चन में बात कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो देखिए आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केवल लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, राज्यसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। ठीक है, जब आपको पता है पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली रीजन सही हो गया। रीजन क्या कह रहा है, मेंबर ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम अ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब यूनियन गवर्नमेंट के जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो राज्यसभा से भी आ सकते हैं, लोकसभा से भी आ सकते हैं। क्लियर, यहीं पे हम आपको 2 आर्टिकल्स याद कराता हूं। देखिए कंफ्यूजन रहता है, हम लोग पढ़ बहुत लेते हैं बट कभी फोकस नहीं करते। आर्टिकल 74 को याद करना है, हमें 75 को याद करना है। 74 में बात की गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। ठीक है, हेडेड बाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट। ये पॉइंट हमें 74 के अंदर बात करता है। कुल मिला के आपको क्या याद रखना है, 74 के अंदर किसकी बात की गई है, एड एंड एडवाइस की। ठीक है, सलाह की। 75 में बात की गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। तो ये 75 में बात की गई है। यहीं अब आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सा आर्टिकल बेड रॉक ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। किस आर्टिकल को ये कहा जाता है कि वो बेड रॉक ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। देखिए आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाए आप कमेंट करके उसका आंसर देंगे। ठीक है ना, एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है इस सीरीज को अगर कंटिन्यू रखना है तो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बात की गई है कि यूनियन बजट 2021-22 के अकॉर्डिंग फाइनेंस मिनिस्टर ने नई एग्रीकल्चर लेवी प्रपोज की थी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस के लिए। ठीक है, तो कितने प्रोडक्ट पे प्रपोज की थी, तो 29 प्रोडक्ट। देखिए ये क्वेश्चन अब पुराना हो गया है बट इस पैटर्न पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, मैंने आपको टेलीग्राम पे एक ऑडियो सेंड की थी, 2 या 3 मिनट की ऑडियो थी, उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे। यूपीपीसीएस एवरग्रीन चैनल पे मैंने एक ऑडियो सेंड की है, जिसने नहीं सुनी है टेलीग्राम को ज्वाइन करे और बजट पे सर्च करे, बजट 2023-24-25, उसमें आपको वो ऑडियो मिल जाएगी और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। इसी पैटर्न पे है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको जरूर सुनना। चैनल है यूपीपीसीएस एवरग्रीन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को कौन रिमूव करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सब पता होगा, आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, क्योंकि इस साल यूपीएससी बहुत कंट्रोवर्सी में रहा था, तो इससे क्वेश्चन 100% आने के चांसेस हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 100% आने के चांसेस हैं। इनके कौन कौन से आर्टिकल हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है, कौन रिमूवल करता है, ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को कौन रिमूव करता है, तो प्रेसिडेंट। किनसे कंसल्ट करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करता है, उसके बाद प्रेसिडेंट को सलाह देता है, फिर प्रेसिडेंट उनको हटाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यूपीएससी और ईसीआई अच्छे से तैयार करना है, एक एक पॉइंट अच्छे से लक्ष्मीकांत इसकी पढ़नी है। कोई डाउट आए आप यूपीपीसीएस एवरग्रीन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपका कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक पे आप आके पूछ सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द ब्लैक सी। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, सीरिया लोकेटेड नहीं है, बाकी टर्की, जॉर्जिया, बल्गेरिया है। मैंने आपको यूक्रेन की मैपिंग करा चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया था उस वीडियो का। अभी मेरा
आज वीडियो लंबी हो रही है तो ब्लैक सी की मैपिंग मेरा मन था कराने का, बट वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें ओवरऑल मैप का एक ओवरव्यू दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें मैप में याद रखनी है, ठीक है। बट फिर भी आप एक बार बस ये देख लीजिए कि ब्लैक सी की लोकेशन कहाँ पे है। तो देखिए ब्लैक सी की लोकेशन है तो टर्की है, ये जॉर्जिया है, ये रसिया है, यूक्रेन है, रोमानिया है, बल्गेरिया है। ये ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्री हैं, आपको याद रखनी है, ठीक है। एक बार जल्दी से ओवरव्यू दे रहा हूँ। यूक्रेन है, रोमानिया है, बल्गेरिया है, टर्की है, जॉर्जिया है, रसिया है, ठीक है। ये ब्लैक सी के कंट्री हैं। तो क्वेश्चन में वही पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था कि ब्लैक सी से कौन सा टच नहीं होता। टर्की हो गया, जॉर्जिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, सीरिया टच नहीं होता। तो आप सीरिया की लोकेशन और देख लीजिए। सीरिया कहाँ पर है, देखिए सीरिया, ये रहा सीरिया, मेडिटेरियन सी में ओपन हो रहा है। यहाँ तो बहुत दूर दूर तक उसकी एक्सेस ही नहीं है। अब देखिए एक चीज़ और देख लीजिए, देखिए ये तो बल्गेरिया, सॉरी ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है। यहाँ पे कौन सा माउंटेन है, कॉस्कस माउंटेन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखिए समझना ध्यान से, ये जॉर्जिया है, ये अजेरबैजान है, ये कंट्री कौन सा है, अर्मेनिया है, अर्मेनिया, अर्मेनिया, ठीक है। अब देखिए अर्मेनिया क्या है, लैंडलॉक्ड है, लैंडलॉक्ड है, याद रखना, ठीक है। अब एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि अफगानिस्तान के सराउंडिंग कंट्रीज कौन से हैं, 5 कंट्रीज के नाम लिखे थे और उसमें एक अर्मेनिया भी लिखा था, एक अजेरबैजान भी लिखा था शायद, ठीक है। तो आप देखिए कि अजेरबैजान क्या अफगानिस्तान से टच हो रहा है, नहीं टच हो रहा है। तो आपको दिमाग में ये फीड करना है कि अजेरबैजान कैस्पियन सी के लेफ्ट साइड है, कैस्पियन सी के लेफ्ट साइड है अजेरबैजान, ठीक है। अजेरबैजान इधर है और इधर तुर्कमेनिस्तान है। तो इससे कई सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जैसे आपने ये ब्लैक सी बनाया, ठीक है, ये कैस्पियन सी बनाया, तो ये 3 कंट्री आपने बना लिए, ठीक है। बीच में अर्मेनिया बना लिया, इधर अजेरबैजान बना लिया, इधर जॉर्जिया बना लिया। देखिए यही है जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजेरबैजान। तो आपने इस तरीके से बना लिया, बीच में अर्मेनिया है, ये ब्लैक सी है और ये क्या है आपका, कैस्पियन सी है। तो आपके दिमाग में अगर ये फीड हो गया ना, ये 3 कंट्री आपको याद हो गए, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे इस एरिया के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे कि अर्मेनिया तो किसी से टच होता नहीं है, जॉर्जिया ब्लैक सी में टच होता है और अजेरबैजान कैस्पियन सी से टच होता है। तो आपको इतना याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक छोटा सा मैप और देख लीजिए, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, जल्दी से बता देता हूँ। देखिए यूक्रेन का एक क्रीमिया पेनिनसुला है, याद रखना है। ये सी ऑफ ओजोव है, ये ब्लैक सी है। इन दोनों को कनेक्ट कौन सी स्ट्रेट करती है, कर्च स्ट्रेट करती है, भूलना नहीं है, कर्च स्ट्रेट एग्जाम में कई बार आया हुआ है ये, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, कई लोगों को याद होता है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आज आपको याद करा देता हूँ। देखिए टर्की का कुछ पोर्शन कहाँ है, यूरोप में भी पड़ता है, ठीक है। अब ये ब्लैक सी और ये सी ऑफ मारमारा, ये जो है जहां मैं ब्लू लाइन कर रहा हूं, इन दोनों को कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है, बॉस्फरस स्ट्रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि अगर पूछा जाए बॉस्फरस स्ट्रेट किसको कनेक्ट करती है, ब्लैक सी ऑफ मारमारा को, ब्लैक सी के साथ सी ऑफ मारमारा को कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट क्या है, बॉस्फरस स्ट्रेट, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं सी ऑफ मारमारा और एजियन सी को कौन सी कनेक्ट करती है, डार्डिनालीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डार्डिनालीज। कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मुझे मेडिटेरियन सी से ब्लैक सी में जाना है तो कैसे जाऊंगा, तो सबसे पहले एजियन सी आएगा, एजियन सी के बाद क्या आएगा, डार्डिनाली स्ट्रेट आएगी, फिर सी ऑफ मारमारा आएगा, फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट आएगी, फिर ब्लैक सी आएगा। तो ये सीक्वेंस याद रखना है। एक बार और बता देता हूं, ब्लैक सी को कौन सी कनेक्ट, सी ऑफ मारमारा से बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मारमारा को एजियन सी से डार्डिनालीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, 2 स्ट्रेट पड़ी यहां पे, बॉस्फोरस स्ट्रेट और डार्डिनाली स्ट्रेट। एक बार डिटेल में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, किसी दिन एक मैप पे एक होलिस्टिक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।